बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली यूएसए में इलेक्शन हुए हैं। ट्रम्प साहब जो हैं ये इलेक्शन जीत गए हैं। जो मैजिकल फिगर था 270 इलेक्टोरल कॉलेजेस का, वो ट्रम्प साहब ने हासिल कर लिया है। इनके मुकाबले में कमला हैरिस थी, जो कि जो इलेक्टोरल कॉलेजेस का जो मैजिक फिगर था वो हासिल नहीं कर पाई, इसलिए वो हार गई हैं। तो ट्रम्प साहब जो है यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कुछ दिनों में। यूएसए में जो इलेक्शन का तरीकाकार है उसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक अगेन शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। तो अभी हम जरा डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रम्प साहब आए हैं उसके आने से दुनिया के जो मामलात हैं वो किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं, वो जरा हम डिस्कस करेंगे। और ये किस तरह से इनकी जो आइडियोलॉजी है रिपब्लिकन्स की या ट्रम्प की, वो क्या है, पिछले दौर में जो पॉलिसियां इन्होंने शुरू की थी वो क्या थी इनकी, थोड़ा सा ये हम देखेंगे। तो वन पेपर के हवाले से जो पहला सवाल आपका बन सकता है रिटर्न के एग्जाम के हवाले से, वो डेट के हवाले से बन सकता है कि यूएसए में जो इलेक्शन हुआ कौन सी डेट को हुआ, 5 नवंबर को हुआ। यूएसए में इलेक्शन के हवाले से कुछ चीजें ऑलरेडी जो है ना फिक्स कर ली गई हैं। उनका जो प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी सेट कर लिए गए हैं। जैसा कि इलेक्शन का जो डेट है उसके हवाले से ये है कि अमेरिका में कुछ भी हो जाए, वहां जो इलेक्शन होंगे वो नवंबर के पहले मंगल को, ट्यूसडे जो होगा पहला नवंबर का लीप ईयर का, उसमें इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन होने के बाद जो भी प्रेसिडेंट जीत के आएगा, जैसा कि अभी ट्रम्प जीत के आए हैं, वो अपनी टीम बनाएगा। और वो जो जाने वाला प्रेसिडेंट है, कौन है इस वक्त जाने वाला प्रेसिडेंट? बाइडेन साहब है डेमोक्रेटिक पार्टी से। वो आने वाले प्रेसिडेंट मतलब ट्रम्प साहब की क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा इस दरमियान के पीरियड में। उन्हें बताएगा ये मैंने पॉलिसी हमारी इस तरह से चल रही है, इसे आपने कैसे इसे कंटिन्यू करना है। तो जो जाने वाला प्रेसिडेंट होता है वो आने वाले प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग कर रहा होता है बेसिकली। कितना जबरदस्त निजाम है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जा रही होती है और जो नई गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले जाने वाले के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसे बंद कर देते हैं, चाहे वो पब्लिक डोमेन में ही क्यों ना प्रोजेक्ट शुरू किए गए हों। उसका फंड रोक दिया जाता है सिर्फ इसीलिए कि यार ये प्रोजेक्ट जो था उस पार्टी ने शुरू किया था, पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इसलिए इसे हमने रोकना है। उसी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। पॉलिसियों का तसलसल न होने की वजह से हमारे मुल्क का आपको बताइए क्या सूरत हाल है। तो यहाँ मतलब जबरदस्त किस्म का निज़ाम है ये। तो 20 नवंबर को ये 20 जनवरी को ये हलफ उठाएंगे और उसके बाद फिर ये अपने 4 साल की जो टर्म है वो पूरी करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया। इसमें इनका नंबर पूछा जा सकता है, कौन से नंबर के ये प्रेसिडेंट होंगे। 47 नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट रहे 45 नंबर के प्रेसिडेंट 2017 से 2021 तक। रिपब्लिकन है पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। 2 पार्टी सिस्टम डोमिनेट करता है यूएसए में। रिपब्लिकन पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थी कमला हैरिस साहिबा, ये हार गई। अब इनके हारने की वजह देखें जरा, 2 वजह हारने की। एक तो ये औरत है, यूएसए की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएसए ने जो है ना किसी औरत को अपना प्रेसिडेंट चुना हो। दूसरा ये ब्लैक है या ब्राउन कह लें आप इसे, व्हाइट नहीं है। तो अमेरिकन जो है मेजॉरिटी जो वहां पे है वो व्हाइट्स की है, तो वो चाहते हैं कि व्हाइट की सुपरमेसी होनी चाहिए यहाँ, इसीलिए भी जो है ना इन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। दूसरा ये औरत है, औरत को भी थोड़ा सा जो है ना यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट की सीट पे वो नहीं समझते कि वो इस काबिल है। पिछले दिनों आपको बताया कि पिछले लास्ट से लास्ट जो इलेक्शन हुए थे, बल्कि इन्हीं के साथ जो इलेक्शन हुए थे, वो हेनरी क्लिंटन आई थी इनके खिलाफ लड़ने के लिए। पिछली दफा भी इन्होंने औरत को हराया था, इस दफा भी इन्होंने एक लेडी को हराया है। और उसके बाद ये जो है ना जी क्या बने हैं जी, प्रेसिडेंट बने हैं। खैर ये तो इनके हारने की वजह मैंने आपको बता दी। दूसरा यूएसए की जो इकोनॉमी है कुछ अच्छी नहीं है, पॉलिसियों का तसलसल, पॉलिसियां जो इन्होंने इनकी हैं डेमोक्रेट्स की, लोग उससे खुश नहीं है। ये सारे फैक्टर थे जिस वजह से डेमोक्रेट्स हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं। अब इनके जीतने की क्या वजह है? इनके जीतने की 2-3 इनका एक तो विजन है। ट्रंप का सबसे पहला जो इनका विजन है ये एंटी वार है, जंगों के ये खिलाफ हैं। आप ये देखें कि ये अमेरिका की, एक तो अमेरिका की हिस्ट्री में ये वाहिद आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट है जो इतना बोल्ड था, जिसने अपनी जो पेंटागन है, CIA है, उसे कहा कि तुम निकम्मे हो, तुम हार गए हो अफगानिस्तान में, वहां से तुम निकलो। अगर पिछली जो इसका टेन्योर था उसमें जो ये अफगानिस्तान का जो मुआहदा करवाया गया और अफगानिस्तान से निकला यूएसए, वो इसकी वजह से था। तो इसने कहा कि भाई तुम तस्लीम करो तुम हार गए हो।
मतलब एक आप देखें कि फैक्ट्स को तस्लीम करने वाला बंदा है और बोल्ड है, खुल के बात करता है। तो इस तरह से जो है ना, ये अफगानिस्तान की जो जंग थी इसने बंद करवाई। इसी तरह से आप देखें कि हूतीज की जो जंग थी यमन के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया 5-6 मुल्कों के साथ, जिसमें यूएसए भी साथ था, इनके मिलकर 2015 में हूतीज के ऊपर एक जंग शुरू कर दी थी, अटैक शुरू कर दिए थे। जब ये आया 2017 में, तो इसने आके क्या किया जी, कहा कि हम हूतीज की जंग में मजीद अपने आप को वेस्ट नहीं कर सकते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस जंग के साथ। तो वहां से भी ये निकल गया, तो एक और जंग से ये निकल गया। हूतीज की जंग से इसने अमेरिका को दूर किया, अफगानिस्तान की जंग से इसने अपने आप को दूर किया, कोई नई जंग शुरू नहीं की। अभी जो इसने कैंपेन चलाई, इसने कहा कि जी मैं यमन की जो जंग है वो क्या करूंगा, खत्म करूंगा, और इसने रशिया के खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दिया। तो रशिया का भी आप कह सकते हैं कि फेवरेट प्रेसिडेंट है ये। तो इस तरह से जो है ना जी, एक उम्मीद की जा रही है कि जो यूक्रेन में जो जंग चल रही है इतने अरसे से, 2022 में शुरू हुई थी, अब आपके सामने 2 साल तकरीबन हो गए हैं या होने वाले हैं, तो उस जंग को ये जो है ना जी कोशिश करेगा खत्म करवाने की। अगर ये उसे खत्म करवा देता है तो इसका बहुत बड़ा कारनामा होगा ये, क्योंकि जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती, जंगें तबाही लाती हैं, बर्बादी लाती हैं। इसीलिए ये कहता है कि जंग के जरिए जो है ना जी, हमने असला बेच के अपनी इकोनॉमी को नहीं खड़ा करना, हमने अमीर नहीं होना, अमेरिका को ग्रेट नहीं बनाना, हमने क्या करना है, अपना जो अमेरिका को ग्रेट बनाना है बिजनेस करके। ऑलरेडी ये बिजनेसमैन है, और अमेरिका के जो चंद एक बड़े बिजनेसमैन है उसमें से एक है। खुद बिजनेस करो और अमेरिका को क्या करो, ग्रेट बनाओ, इकोनॉमी को मजबूत करो, जंगों के जरिए नहीं। तो ये इनकी पॉलिसी में है, ट्रम्प साहब इसके ऊपर क्लियर है। अब आ जाते हैं जरा गजा की जंग के हवाले से अगर मैं बात करूं, चले पहले हम डिस्कस कर रहे थे इनके जीतने की वजूहत, एंटी वार है। दूसरा, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं यूएसए में, या लीगल भी आते हैं, उनके खिलाफ है बेसिकली। अब इन्होंने इलेक्शन में वोट लेने के चक्कर में इन्होंने एक नारा लगाया है कि जी मैं जो लोग बाहर से आते हैं अमेरिका में उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ जो इलीगल वे से आते हैं। अब इलीगल वे से जो अभी तक कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो यूएसए में मौजूद हैं, जिन्हें निकालना इतना मुश्किल है, उसके लिए एक बहुत बड़ी फोर्स चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है कि उन्हें अब निकाला जा सके। कैसे पहुंचते हैं ये, हमारे पास यूएसए आपको मैप में नजर आ रहा होगा, कैपिटल ये न्यूयॉर्क है। यहाँ पे हमारे पास ये भी सवाल बना कौन सी कास्ट पे है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क हमारे पास अटलांटिक कास्ट पे है, पैसिफिक कास्ट पे नहीं है, याद रखिएगा। तो ये आपको येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, ये अलास्का, ये है अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत, और ये है ना जो हमारे पास ये सारे का सारा क्या यूएसए है। 50 रियासतें हैं, 2 रियासतें इसकी मेन लैंड से अलग हैं, एक अलास्का जो सबसे बड़ी रियासत है रकबे के लिहाज से, दूसरी यहाँ पे हवाई है छोटी सी। 48 रियासतें इकट्ठी हैं। अब इन रियासतों में यहाँ पे हमारे पास टेक्सास है, न्यू मैक्सिको है, एरिज़ोना है और कैलिफोर्निया है। इसके नीचे हमारे पास यहाँ है मैक्सिको। मैक्सिको कंट्री आपको पता है, मैक्सिको कंट्री के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। तो यहाँ से जो इलीगल जाते हैं इमिग्रेंट्स वो यहाँ पहुंचते हैं मैक्सिको, मैक्सिको से वो इन रास्तों से अंदर घुस जाते हैं यूएसए में। अब ट्रम्प कहते हैं कि मैं यहाँ दीवार बनाऊंगा, या यहाँ पे जो रियासतें हैं उनके ऊपर मैं टैक्स की भरमार कर दूंगा, क्योंकि यहां से जो है ना ये पेनिट्रेट करते हैं यूएसए में। तो ये इसका नारा था जो अमेरिका में इसे सपोर्ट किया गया। दूसरा, आप देखें कि चाइना के हवाले से ये मुखालिफ है चाइना के, तो चाइना के खिलाफ इसने कहा कि चाइना, मैं जैसे आऊंगा गवर्नमेंट में, मैं क्या करूंगा, चाइना के ऊपर जो है ना मजीद पाबंदियां लगाऊंगा, या उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाऊंगा यूएसए के अंदर। तो अब ये देखें कि इसमें अब पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं या इंडिया के हवाले से बात करूं, तो यूएसए को फिलहाल मेरे ख्याल से कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के मामलात में, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना के कैंप में जा चुका है, अमेरिका को भी पता है। अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि चाइना को रोकना, तो चाइना को काउंटर करना, रोकने के लिए, उसके लिए इस रीजन के अंदर साउथ एशिया में सबसे बड़ा जो अलाय है वो इंडिया है। जब ये पिछली गवर्नमेंट में आया था तब इसने इंडिया का विजिट किया था 2020 में मोदी साहब के साथ। तो इन्होंने इंडिया के मजीद करीब हो जाना है, क्योंकि चाइना को रोकना है। पाकिस्तान के करीब हो भी जाए तो उन्हें पता है पाकिस्तान ने चाइना को नहीं रोकना है। पाकिस्तान और चाइना के जो मामलात हैं वो तकरीबन एक ही पेज पे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर चाइना पे पाबंदियां लगेंगी तो हो सकता है पाकिस्तान पे भी मजीद पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो ट्रम्प के आने से पहले जो बाइडेन इंतजामिया जो भी बैठी हुई है, इन्होंने पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। जो हम कुछ इक्विपमेंट्स ले रहे थे चाइना से मिसाइल प्रोग्राम के लिए, उस पर इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं। तो मजीद इस तरह की पाबंदियां लगाने के बारे में ये सोच सकते हैं
ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एंगेज करते हैं। नए आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, व्हाइट हाउस के जो नए वकील हैं, उन्हें हम पाकिस्तान किस तरह से एंगेज करता है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये वाहिद बंदा है जिसने कहा था कि जो कश्मीर है ना, ये जो है ना जी एक मतलब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक इशू है, मैं इसे रिजॉल्व करवाने के लिए मीडिएशन कर सकता हूँ, मामला अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। मतलब ये कह लें कि यूएसए का ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने इस बात को तस्लीम किया है कि कश्मीर एक इशू है। जब इशू तस्लीम कर लिया जाता है फिर उसके हल की तरफ जाया जाता है। बाकी तो मानते ही नहीं है कि ये इशू है, कहते हैं जी इंडिया का और पाकिस्तान का आपस का मसला है, इंडिया जाने पाकिस्तान जाने, बल्कि मैक्सिमम तो कहते हैं जी इंडिया का है ये। उनकी असल में इंडियन लॉबी जो है वो उनकी जो पेंटागन है या ये जो व्हाइट हाउस है उनके अंदर उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ और वो उनका जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रिवेल करता है। तो ये इसने कहा था जी मैं मेडिएशन कर सकता हूँ, इस मसले को हल करवाने में अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। अब हम किस तरह से एंगेज कर पाते हैं ये हमारे पर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इनकी इसराइल के हवाले से, इनका जो दामाद हैं जेरेड कुशनर यूएसए के ट्रंप साहब के, उनके बारे में आता है कि वो यहूदी हैं। तो यहूदी हैं तो इसराइल भी यहूदी मुल्क है। तो पिछली गवर्नमेंट में जब ये आए थे तो इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल के साथ, और इन्होंने जो है ना इसराइल को सपोर्ट किया था जब इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। मतलब आप देखें कि जो गोलन हाइट्स हैं वो डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है बल्कि वो शाम का इलाका है, उस पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। इसने कहा था कि ये इसराइल का है, जिसे अमेरिका ने कभी नहीं तस्लीम किया था कि ये इसराइल का है, लेकिन इसने कर लिया था। और इस तरह से यरूशलेम को भी इसने तस्लीम कर लिया था कि इसराइल का हिस्सा है, और वहां अपनी एम्बेसी भी शिफ्ट कर दी थी। तो इसराइल के हक में ये सारे काम हुए थे। उसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड को देखें आप, जिसमें यूएई ने तस्लीम किया था इसराइल को, बहरीन ने किया था, मोरक्को ने किया था, वो सारा इसने करवाया था। तो इसराइल के हक में जो है ना जी इस तरह से जिसने अपना जो वजन था वो डाला था। तो अभी दोबारा आ रहे हैं तो इसराइल जो यहूदी लॉबी है उसने इसे सपोर्ट भी किया इलेक्शन जितवाने में, और वो खुश भी बहुत ज्यादा है। तो ये आएगा तो हमें मजीद सपोर्ट करेगा। लेकिन इसका एक दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एंटी वार हैं। अब ये वार के हवाले से क्या करते हैं, या इसे देखेंगे जो मुसलमान कंट्रीज हैं वो किस तरह से एंगेज करते हैं। अभी मैं सुन रहा था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, जो पाकिस्तान के सेनेटर हैं, बड़े जबरदस्त उनकी ग्रिप है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और मामला ये सारे देखते हैं। अभी वो जब तुर्की गए हैं उन्होंने प्लान दिया है, तो ये बर्दवान साहब को उन्होंने कहा कि भाई आप लीड करें, आप जो जबरदस्त मुल्क है मुसलमान तगड़े जो मुल्क है, जैसे तुर्की खुद है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, आप ये जो लीडर हैं मेन मुस्लिम वर्ल्ड के, इन्हें लेके पहुंचे यूएस से, जाएं जाके मुलाकात करें प्रेसिडेंट से, उनके सामने सारे मालूमात रखें, उन्हें कन्विंस करें गजा की जो जंग बंदी है उसके लिए, यमन इसमें ये जो आपका लेबनान है ऊपर इसमें जंग बंदी के लिए, इस मामला को हमेशा हमेशा के लिए क्लियर करने के लिए, सुलझाने के लिए, अमन के लिए इस रीजन के अंदर मिडिल ईस्ट में आप अपना रोल प्ले करें। तो इस तरह से अगर ये मुस्लिम जो लीडरान हैं इस तरह से करते हैं और जाके कन्विंस करते हैं किसी तरीके से भी, तो ये इस मिडिल ईस्ट के अंदर एक अमन हो सकता है। क्योंकि इनकी तकरीर के अंदर इन्होंने कहा था कि अगर कमला हैरिस को आप लोग वोट देंगे मुसलमान, तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कमला हैरिस या जो इंतजामिया है, ये डेमोक्रेट्स की जो मतलब सोच है, ये सारे के सारे चढ़ दौड़ेंगे और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये इसने अपनी तकरीरों में कहा है। तो एक पॉजिटिव मतलब पॉइंट ये है कि इस तरह से अगर इन्हें अच्छे तरीके से, इससे भी मतलब बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, तो एंगेज किया जाए तो हो सकता है इस रीजन के अंदर अमन आ जाए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। पाकिस्तान के हवाले से भी एक तबका आपको बताया, एक पार्टी या एक मखसूस तबका है जो खुश हो रहा है और समझ रहा है कि जो है ना जी ये शायद पाकिस्तान के जो मामला हैं उनमें इंटरफेयर करके जो है ना जी एक पॉलिटिकल पार्टी को रेस्क्यू करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट होते हैं, किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं होते हैं। फिर जो यूएसए में या जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें अगर हम बात करें तो वहाँ जो इदारा जो है, डिपार्टमेंट जो होता है, जो मुल्क जो होता है वो सुपीरियर होता है। हम जैसे थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है इनके अंदर क्या होता है कि जो पर्सनैलिटी है वो सुपीरियर हो जाती है बाज दफा डिपार्टमेंट से, स्टेट से। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें जो रूल ऑफ लॉ होता है, या आप ये कह लें कि जो सुपीरियर होता है इदारा होता है, पर्सनैलिटी की कोई वैल्यू नहीं होती। आज एक पर्सनैलिटी है, कल दूसरी है, कल परसों तीसरी है। तो यहाँ पे ज्यादातर पॉलिसी वही चलेंगी पेंटागन की या यूएसए की। हाँ, कुछ मामला के अंदर जो ट्रंप साहब हैं या रिपब्लिकन पार्टी जो है अपने जो पार्टी का जो इनका विजन है, या जो आप कह लें कि जो इनके कुछ
असूल हैं जिनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, तो वो जो है ना जरूर इन्फोर्स करने की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला इस तरह से चल सकते हैं। इसमें जो है ना हमने एक दो सवाल और ऐड कर लेते हैं। इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है होगा या कौन होगा जी? जेम्स डेविड वेंस साहब हैं जी, 50वें नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे। MLRS के बाद MLRS 49 नंबर के, ये सवाल बना है पेपर में, कई बार आया है। तो नेक्स्ट जो है 50वें नंबर का प्रेसिडेंट हो सकता है, यही हो सकता है क्या? यही होगा, जेम्स डेविड वेंस साहब होंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया है इनके इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन किस तरह से होते हैं इस पे ऑलरेडी हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो जो है क्लियर कर पाया हूँगा। ट्रम्प साहब के आने से दुनिया के जो मामलात हैं वो किस साइड पे जाएंगे, और इन मामलात को किस तरह से जो है ना जी पाकिस्तान बेहतर कर सकता है। देखिए ये हमारे पर डिपेंड करता है ना कि हम कैसे इंगेज करते हैं। हमारे जो स्टेट है, देखिए हमारे बहुत सारे बेनिफिट जुड़े हुए हैं यूएसए के साथ, डिफेंस के हवाले से भी, IMF के हवाले से भी। आपको पता IMF का मतलब यूएसए है, इन्होंने इदारा बनाया था, इन्हीं के अंडर है वो, इन्हीं के हिसाब से वो काम करता है। वर्ल्ड बैंक है, इन्हीं का इदारा। हमारे बहुत सारे बेनिफिट जुड़े हैं इनके साथ। अगेन वही कि हम कैसे इन्हें जो है ना कन्विंस कर पाते हैं, या हमारी जो स्टेट है इन्हें कैसे एंगेज करती है, इस पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इस गवर्नमेंट के साथ कैसे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।